सारा प्रणाम। समय मुंबई में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विद्यासागर। तो मुलायम सिंह, शांति भूषण और अमर सिंह की बातचीत वाली सीडी की सच्चाई क्या है, क्योंकि ये मामला अब काफी तुल पकड़ चुका है। पहले मीडिया में सीडी की आवाजों के फॉरेंसिक आधार पर सही ठहराया गया। अब अमेरिकी फॉरेंसिक रिपोर्ट्स का हवाला देकर उसके साथ छेड़छाड़ का दावा किया जा रहा है। इस बीच प्रशांत भूषण ने ये कहकर सनसनी मचा दी है कि प्राथमिक तौर पर इसमें अमर सिंह का हाथ लगता है, जबकि अमर सिंह ने आरोपों से इनकार कर दिया है। Mr. Amar Singh is involved in the fabrication of the state. He says, when he was asked, well, did you have this conversation? He says, I don't remember anything after my kidney operation. He says, I don't remember. He says, I don't even remember my name after my kidney operation. Now says कि इस पप्पू का पापा कौन है? उस पप्पू का पापा तो पता नहीं, लेकिन इस पप्पू के पापा का जरूर पता लगेगा थोड़े दिन में। वहीं प्रशांत भूषण ने दावा किया कि अमेरिकी एजेंसी से जो सीडी की जांच कराई गई है, उससे साफ हुआ है कि सीडी फर्जी तरीके से तैयार की गई है। मुलायम सिंह और शांति भूषण के बीच की बातचीत वाली कथित सीडी पूरी तरह फर्जी है। ये दावा करते हुए लोकपाल बिल ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य प्रशांत भूषण ने दावा किया कि एक प्रतिष्ठित अमेरिकी और भारतीय फोरेंसिक लैब ट्रूथ की जांच में सीडी में मौजूद बातचीत के साथ छेड़छाड़ की बातें सामने आई हैं। उनके मुताबिक सीडी में दी गई आवाज भले ही सही हो, लेकिन बातचीत के अलग अलग हिस्सों को जोड़ तोड़ कर सीडी तैयार कराई गई है। एक चीज बिल्कुल साफ जाहिर हो गई है कि इसमें जहां जहां मिस्टर शांति भूषण की आवाज है, वहां कम से कम 6 जगह एडिटिंग और ये टैंपरिंग करी गई है। कहीं कहीं गैप्स हैं, कहीं कहीं एडिटिंग के सिग्नेचर्स हैं और उस पूरे कॉन्वर्सेशन के क्रिटिकल पार्ट्स में। कथित सीडी के कुछ ट्रांसक्रिप्ट दिखाते हुए प्रशांत भूषण ने यह भी आरोप लगाया कि सिविल राइट्स एक्टिविस्ट की मुहिम को ठंडा करने के लिए ये सीडी साजिश के तौर पर तैयार की गई है, जिसमें कई ताकतवर हस्तियां शामिल हैं। ये जो सीडी सर्कुलेट करने का मकसद सिर्फ मुझको और मेरे पिताजी को बदनाम करने का ही नहीं था। मकसद लगता है ये भी था कि ये जो सिविल सोसाइटी मेंबरशिप है इस लोकपाल बिल की कमेटी की, उसको डिरेल करने का, और उससे ज्यादा खतरनाक सुप्रीम कोर्ट के ये जो 2 फैसले जिसमें कि जजमेंट रिजर्व्ड है, उसको डिरेल करने का। इससे पहले अन्ना हजारे ने भी दावा किया था कि कथित सीडी फर्जी है। जो सीडी इस देश के हाई लेवल की लेबोरेटरी है, वहां मैं भेजी थी टेस्टिंग के लिए, और उसका रिपोर्ट आया है कि ये सीडी बोगस है। दरअसल विवाद ने तब तूल पकड़ लिया जब मीडिया में ये खबरें आई कि सीडी में मौजूद आवाजें सही हैं। सीडी का सच क्या है, ये तो पूरा जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मसला तब क्यों उठाया गया है, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना की टीम के साथ पूरा देश एकजुट है। अपने विरोधियों से निपटने के लिए सियासत अक्सर चरित्र हनन जैसे हथियार का इस्तेमाल करती आई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे की मुहिम, सीडी कांड और अब परत दर परत खुलते रहस्यों को देखकर यही कहा जा सकता है कि इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना टेढ़ी खीर है। इस समय दिल्ली से कैमरामैन बू अली के साथ आशुतोष भाटिया। वह अन्ना हजारे शांति भूषण के बचाव में उतर आए हैं। उन्होंने शांति भूषण पर आरोप बढ़ने वाली सीडी को फर्जी करार दिया है। अन्ना हजारे ने कहा कि वो इस मामले को लेकर शांति भूषण कोर्ट में भी जाएंगे। अन्ना ने यह भी साफ कर दिया कि सीडी की वजह से शांति भूषण कमेटी से इस्तीफा नहीं देंगे। वहीं अन्ना हजारे एक बार फिर सरकार को डेडलाइन याद दिला दी कि अगर 15 अगस्त तक लोकपाल बिल पास नहीं हुआ तो फिर से अनशन पर बैठ जाएंगे। अभी सवेरे मेरे पास जो सीडी इस देश के हाई लेवल की लेबोरेटरी है, वहां मैं भेजी थी टेस्टिंग के लिए, और उसका रिपोर्ट आया है कि ये सीडी बोगस है। ऐसा रिपोर्ट आया है। मुझे सवेरे सवेरे ये बात लेकर आए लोग। अभी शांति भूषण उनके ऊपर कोर्ट में दावा लगा रहे हैं। तो अगर वो दोषी है तो उसको दोषी पकड़कर पनिशमेंट होना जरूरी है, लेकिन दोषी ना होते हुए भी कि कोई लोग जानबूझकर बदनाम करने की अगर कोशिश करते तो वो बात ठीक नहीं है।
राहुल गांधी की सफाई पर कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी लाइन के मुताबिक प्रतिक्रिया जाहिर कर रही है, जबकि यहां भी अन्ना का अंदाज खास है। ये मैं नहीं मानता कि मेरे को संबोधित करके उन्होंने बोला होगा, ये तो मुझे पता नहीं। अगर ऐसे होता है या मेरे पास कोई प्रूफ होता तो मैं अगर बोलना था, लेकिन जो कोई बोला होगा कि भ्रष्टाचार को निपटना ये उनके दिल में है, एक अच्छी बात है, ऐसा मुझे लगता है। यही शालीनता अन्ना हजारे की शख्सियत की पहचान है। आजादी के बाद जिस सरकार के शासनकाल में भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड टूट गए, हकीकत में राहुल गांधी की पार्टी उस सरकार की अगुवा है। वो एक लंबे अरसे से के राजनीति के अंदर साफ सुथरे छवि के लोग होने चाहिए। तो जो आदमी खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है, मेरे ख्याल से अगर अन्ना हजारे जी इस लड़ाई में शामिल हो जाते तो ज्यादा बेहतर होता। तो जो लोग इस तरीके का सवाल जवाब करते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता। सच्चाई ये है कि अगर यूपीए सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने की गंभीर पहल की होती तो अन्ना और उनकी अगुवाई में करोड़ों भारतीयों को भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कानून लाने के लिए सत्याग्रह की जरूरत क्यों पड़ती? राहुल गांधी इस देश के दूसरे सबसे प्रभावी व्यक्ति हैं अपनी सरकार में और संगठन में। सोनिया गांधी के बाद उनका नंबर है, फिर मनमोहन सिंह का नंबर है। राहुल गांधी पहले ये जवाब दें कि उनकी सरकार, उनकी पार्टी की सरकार 7 साल से सत्ता में है, तो 2G घोटाला क्यों हुआ, समय पर क्यों नहीं रुका, कॉमनवेल्थ पर रोक समय पर क्यों नहीं लगी, उसके पूरे भ्रष्टाचारों पर। तो सिर्फ ये बोलना कि मैं कर बहुत रहा हूं और रुक कुछ नहीं रहा है, दिखाई कुछ नहीं पड़ रहा है, इसका क्या मतलब है? बड़ा सवाल है कि अगर कांग्रेसियों के युवराज वाकई भ्रष्टाचार मिटाने के लिए मेहनत कर रहे हैं तो फिर उनकी मुश्किलें क्या हैं? उन्हें इस नेक काम से कौन रोक रहा है? अगर सरकार ने जिम्मेदारी निभाई तो आरोपियों को कानून की जद में लाने के लिए न्यायपालिका को सक्रिय क्यों होना पड़ रहा है? इस समय दिल्ली से आशुतोष भाटिया और राकेश कुमार सिंह के साथ तैयार आजाद। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर मध्य प्रदेश के रतलाम के पास राजधानी ट्रेन में जो आग लगी थी उस पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और सभी यात्री फिलहाल सुरक्षित हैं। हालांकि इसमें पेंटनी कार समेत 3 डिब्बों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है कि आग पूरी तरह से बुझा दी गई है और राजधानी ट्रेन में जितने भी यात्री सवार थे वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। तो घटना है मध्य प्रदेश के रतलाम के पास राजधानी ट्रेन में लगी आग की। आपको बता दें कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है, सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया है। इस ट्रेन के पेंट्री कार समेत 3 डिब्बों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन किसी भी प्रकार के हताहत की खबर नहीं है। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि राजधानी ट्रेन में लगी आग पर काबू पा लिया गया है और मध्य प्रदेश के रतलाम के पास ये आग लगी थी। सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया है, सभी यात्री सुरक्षित हैं, लेकिन राजधानी ट्रेन के पेंट्री कार समेत 3 डिब्बों को नुकसान पहुंचा है। एक बार आपको फिर से बता दें कि राजधानी ट्रेन में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। ये मुंबई से दिल्ली जा रही थी ट्रेन और सभी यात्री सुरक्षित हैं। इस ट्रेन की पेंट्री कार समेत 3 डिब्बों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन किसी भी प्रकार के हताहत की खबर नहीं है। और चलिए यार कोई छोटे से ब्रेक के लिए तुरंत लौटते हैं, बने रहे हमारे साथ। Action Tessa laminated wooden flooring. Get ready to be pro. रिच बॉस शूज असली लेदर से बने, चले हर कदम। इसकी चमकी
गिरेंगे बाल, ये है जगत तेल का कमाल। मैडम जी को देख रहा है, पिक्चर में काम करती है, हीरोइन है फिल्म की, तो तुझे मुंबई लेके जाएंगी और स्लम डॉग मिलियनेयर द्वितीय में हीरो बना देंगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो जैतापुर परमाणु ऊर्जा पर जहां एक ओर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी है, तो वहीं दूसरी ओर शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश पर निशाना साधते हुए कहा कि वे एक बंदर हैं जिसे केंद्र सरकार मदारी बनकर अपने इशारे पर नचा रही है। जिस तरीके से जयराम रमेश अपने स्टेटमेंट रोज बदली कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो ये मरकट लीला हो रही है। डमरू कोई बजा रहा है और जयराम रमेश उसके डमरू के ऊपर जो आईपीएल में बजता है ना, वैसे कोई डमरू बजा रहा है और ये जयराम रमेश मरकट जैसे नाच रहे हैं। वहीं कृषि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल का कहना है कि जल आवंटन विधेयक का सीधा असर किसानों को खेती के लिए दी जाने वाले पानी पर पड़ेगा, इसलिए सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। जल आवंटन विधेयक पास तो हो गया, लेकिन अब इसका विरोध खुद राज्य सरकार में शामिल मंत्री ही कर रहे हैं। राज्य के कृषि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल भी इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। मेरा तो पहले से उसमें पहले से विरोध था। हम समझते हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के खिलाफ तो कोई नहीं है, क्योंकि राजकीय प्रगति इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का नहीं है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हम करते हैं, लेकिन किसानों की प्रायोरिटी को कॉम्प्रोमाइज करके ये करना उचित नहीं है। ये मेरी राय है। इस बिल के मुताबिक किसानों को दिया जाने वाला पानी उद्योगों को दिया जाएगा। जाहिर है ऐसे में किसान और उनकी खेती तो प्रभावित होगी ही, जिसके चलते इस विधेयक का विरोध शुरू हो गया है। कृषि मंत्री इस बाबत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण से चर्चा भी करने वाले हैं। ऐसे में देखना होगा कि ये चर्चा किसानों का कितना भला कर पाती है। शिरडी से सुनील दबंगे के साथ नीरजा शर्मा, समय मुंबई। मुंबई के चुनाभट्टी इलाके के राहुल नगर में एकात्म बाल विकास वाड़ी में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को दोपहर के खाने के रूप में खिचड़ी दी जाती है, जिसमें से एक बच्चे की खिचड़ी में से कीड़े निकले, जिसकी सूचना बच्चे ने तुरंत ही अपने अध्यापक को दी। आपको बता दें कि मनपा के स्कूली शिक्षा आहार योजना के तहत बालवाड़ी के बच्चों को भोजन दिया जाता है। बहरहाल इस घटना में स्थानीय निवासियों में काफी आक्रोश फैल गया है और मामला नेहरू नगर पुलिस तक पहुंच गया है। हालांकि पुलिस ने इस मामले पर कोई जानकारी अभी तक नहीं दी है। ये देखिए, ये लोग बालवाड़ी चलाते, आंगनवाड़ी चलाते। पिछले महीने में चना पकाते, चने में कीड़ा रहता है, और अभी आज 11 बजे ये जो चावल लाया, खिचड़ी बनाया, उसमें कीड़े थे, लंबे लंबे कीड़े, यानी 1.5 किलो चावल में कम से कम 10-10, 15-15 कीड़े है। और अभी बताए कीड़े है, अभी भी है। और ऐसा अगर छोटे छोटे बच्चे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बच्चे लोग पढ़ते आंगनवाड़ी में, बालवाड़ी में, अगर ये लोग ऐसे करेंगे तो बच्चे लोग का क्या होएगा? कल बीमार बच्चे गिरेंगे, इसका जवाबदार कौन? अंकल, मैं बालवाड़ी में जा रहा था ऐसा एक टोप लेके, तो टीचर की एक लड़की थी, वो मेरे को चावल देते जा रही तो एक आली निकली उसमें, तो मैंने एक आली निकली तो मैंने बोला टीचर ये आप क्या करते हो? हम लोग क्या आली खिला के मार डालोगे क्या? तो टीचर बोली आली तो मैंने नहीं डाली। टीचर को मैंने बोला कि जिसने ये खाना बनाया तो उसने ये डाला है। मुंबई में एक बार फिर एक अबला के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। खार इलाके में रहने वाली महिला अपने गुमशुदा पति की तलाश में है, जो इससे पीछा छुड़ाने के लिए जानबूझकर लापता हो गया है। पति के परिवार वालों के रवैये को देखते हुए इसने अब अदालत का दरवाजा खटखटाया है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने जहां एक तरफ महिला आरक्षण बिल को हरी झंडी देते हुए महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं पर होने वाले अत्याचार कम होते नहीं दिख रहे। खार इलाके की रहने वाली कामिनी जाधव नाम की यह महिला किसी अपने के धोखे का शिकार हुई है और अब उस शख्स की तलाश कर रही है जो उसे धोखा देकर लापता हो गया।
कामिनी के मुताबिक तस्वीर में दिख रहे पवन ग्रोवर नाम के इस शख्स ने साल 2001 में कामिनी के साथ मंदिर में ब्याह रचाया था। कुछ साल वो कामिनी के साथ रहा भी, यहाँ तक कि कामिनी ने एक बच्चे को जन्म भी दिया, लेकिन पवन के इरादे नेक नहीं थे, लिहाजा उसने तुरंत अपने तेवर बदले और कामिनी को घर से बेदखल कर दिया। मेरी सास क्या करती थी, रोज 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 मेरे को निकालने की कोशिश कर रही थी, उसको झगड़ा करवा रही थी, मेरे को मिलने जाना है मेरे मम्मी डैडी को। तो उसने बोला ठीक है छोड़ देता हूँ, तो हम दोनों को लेके छोड़ दिया। बोला 8 दिन नहीं आना, 8 दिन के बाद आना, क्योंकि मैं जब भी आएगा लेने तभी आना, उससे पहले बिल्डिंग में नहीं आना। उससे पहले आएगी तो मेरी मम्मी तुझसे झगड़ा करेगी, फिर मैं उधर नहीं रहेगा, तो तू मैं जब भी आएगा तभी जाना। तो मैं उसका इंतजार कर रही हूँ, वो आया ही नहीं। फिर मैं आ गई, मैं आई तो उसने मैंने बेल मारा तो मेरे को देख के दरवाजा बंद किया। फिर मैं पुलिस कंप्लेंट किया और फिर पुलिस लेके आई, उसको बोला तो ये बोली मैं पहचानती नहीं। पवन की तलाश में जब कामिनी उसके घर पहुंची तो पवन के करोड़पति माँ बाप ने उसे झिझकार दिया और उल्टे कामिनी पर ही झूठ बोलने का इल्जाम लगाया। पवन ग्रोवर भी खुद कामिनी को दोबारा नहीं अपनाना चाहता था, क्योंकि उसने अब दूसरी शादी कर ली है और इसीलिए वो घर से लापता है। पहली बात तो उन्होंने कोई शादी नहीं की है, हम उनको जानते नहीं, पहचानते नहीं, हमने उनको देखा तक नहीं है, और वो आके हमको हर बार हरास करती रहती है। थक हार कर कामिनी ने पहले तो खार पुलिस से मदद की गुहार लगाई और अब ये मामला अदालत में है, इसीलिए खार पुलिस ने इस मसले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हालांकि पुलिस ने इस विवाद को सुलझाने का आश्वासन जरूर दिया है। कामिनी को अब भरोसा है तो सिर्फ अदालत का। अलीम शेख, समय, मुंबई। विद्या विहार से घाटकोपर के बीच लोकल ट्रेन से धक्का लगने के कारण 65 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति जख्मी हो गया, जिसे पास के राजावाड़ी में इलाज के लिए ले गए, लेकिन 5 घंटों तक दर्द से कराहता हुआ यह आदमी सिर्फ स्ट्रेचर पर ही पड़ा रहा। दर्द से कराहता यह 65 साल का बूढ़ा व्यक्ति इतना लाचार है कि अपने दर्द के बारे में किसी डॉक्टर को बता नहीं सकता, और न ही कोई ऐसा डॉक्टर भी है जो इसके दर्द की सुध ले सके। दरअसल घाटकोपर से विद्या विहार रेलवे स्टेशन के बीच घायल अवस्था में जीआरपी को यह बूढ़ा व्यक्ति मिला था, जिसे आनंद फानंद में नजदीक के राजावाड़ी हॉस्पिटल में ले आया गया इलाज के लिए, लेकिन डॉक्टरों ने मामूली सा इलाज कर सायन हॉस्पिटल ले जाने की सलाह देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। घाटकोपर स्टेशन से एक करीबन 65 साल का बुजुर्ग जख्मी हो गया था और बेहोश हो गया था। उनको रेलवे पुलिस ने राजावाड़ी हॉस्पिटल में आके 8 बजे एडमिट किया। उसके जो इनवर्ड डॉक्यूमेंट है उसमें 8 बजे का समय लिखा है, हॉस्पिटल का स्टैंप पे सब कुछ है। और हमें जानकारी मिली करीबन 11:15 बजे कि वो जो जख्मी बेहोश है उसको डॉक्टर ने अटेंड किया ही नहीं है, इमरजेंसी मेडिकल में उनको स्ट्रेचर में साइड में रखा है। तो रेलवे पुलिस वाला उनको कब से रिक्वेस्ट कर रहा है मगर कोई उनको देख नहीं रहा है। जब जीआरपी के जवान पाटिल ने एम्बुलेंस मांगा तब उसे जवाब मिला, जैसे ले आए थे वैसे ही ले जाओ। रात 8 बजे से लेकर 1 बजे तक यह घायल व्यक्ति अस्पताल के कोने में पड़ा दर्द से सिर्फ कराहता रहा। जब समय मुंबई की टीम यहाँ पर पहुंची तो उन्होंने बाकायदे ये दलील दी कि उनके पास स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं थे, शायद यही वजह थी देरी की, लेकिन ये बात पूरी तरह से झूठ साबित होती नजर आ रही है, क्योंकि जब हमने इस बात पे पहल की तो उन्होंने साफ तौर पर उसे एडमिट किया और इलाज करने की पूरी तरह से जिम्मेदारी लेते हुए उसे तुरंत ट्रीटमेंट देने की कोशिश शुरू कर दी है। सरकारी अस्पतालों में ये लापरवाही की कोई पहली घटना नहीं है, लेकिन आज तक इन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है सरकार ने। शायद यही वजह है कि इन लापरवाह डॉक्टरों की मनमानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कैमरामैन रेहान के साथ मनोज पांडे, समय, मुंबई। और चलिए यार रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं, बने रहे हमारे साथ। Red says, I'm prosperity. Mehndi says, deep is the color of my love. Veiled, I sit in respect for my elders. Sparkling, precious, Nakshatra. Divine luck for every bride. Presenting the Great Indian Wedding Carnival. Get free jewelry or gifts worth up to 30% on purchase of Nakshatra diamond jewelry. Bumper prize multi-desire. Hurry! Limited period offer. Conditions apply. जी हाँ, माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र।
कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। आई मी एंड माई ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो मुंबई में गर्मी की शिद्दत इंसानों को छक्के तो छुड़ा ही रही है, वहीं परिंदों पर भी गर्मी कहर बनकर बरस रही है। परिंदे इतने बेहाल हैं कि वो 2 घूंट पानी के लिए दर दर भटकते रहते हैं, जिसकी वजह से कई परिंदे इस गर्मी में अपनी जान गंवा बैठे हैं। इन दिनों गर्मी ने अपना मिजाज दिखाना शुरू कर दिया है। तापमान में इजाफे के साथ गर्म हवाओं के थपेड़ों ने पक्षियों पर ऐसा कहर ढाना शुरू कर दिया कि वो 2 घूंट पानी के लिए दर दर भटकते रहते हैं। कुछ परिंदे मीठी नदी और तालाबों के दामन में जाकर अपनी प्यास बुझाते हैं। मुंबई में बेमौसम गर्मी उनके लिए मुसीबत बनी हुई है। तो धूप से वजह से आदमियों की क्या हालत होती है, हम खुद को जानते हैं, हमारी आत्मा जानते हैं, पर हम लोग ये भी सोचने के लिए कभी मजबूर नहीं होते हैं कि हमारे से कई छोटे जीव इस पृथ्वी पे हैं। जैसे स्पैरो जैसे ये जो छोटे जीव है, पंछियां हैं, इनकी अवस्था क्या होती रहेगी? क्या इन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं है? क्या इन्हें 2 बूंद पानी की जरूरत नहीं है? क्या इन्हें रखना हमारी जवाबदारी नहीं है? गर्मी के कारण छोटे छोटे पक्षी, कबूतर, कौवे दरख्तों की शाखों और टेरेस पर बैठकर गर्मी से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन गर्म हवाएं उन्हें झुलसा रही हैं, जिसकी वजह से पक्षी डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं। डिहाइड्रेशन की वजह से पंछी 2 बूंद पानी के लिए 2-2 किलोमीटर, 8-8 किलोमीटर घूमते हैं। 2 बूंद पानी उनको कहीं पे मिलेगा तो फिर वो जाते तो है इतने लंबे, पर वापस कैसा आने का वो उनको पता नहीं होता है। पता होने के लिए उनके बदन में वो ताकत नहीं होती है कि वो आने जो जगह से गए हैं उस जगह पे वापस आ सके। वैसे मौसम विभाग कहता है कि अभी तो शुरुआत है, आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत और बढ़ सकती है। ऐसे में इंसान अपने लिए पानी तो हासिल कर लेता है, लेकिन इन परिंदों की किसी को परवाह नहीं। यही वजह है कि ये बेजुबान परिंदे 2 घूंट पानी के लिए मारे मारे फिरते हैं। वैसे मुंबई से पक्षियों का मोह भंग हो गया है और ढेर सारे परिंदे माया नगरी से लुप्त हो चुके हैं, क्योंकि बदलते दौर ने परिंदों का आशियाना छीन लिया है। अगर आप चाहें तो घर, आंगन, गैलरी, बर्तन में पानी रखकर बचे हुए पक्षियों की जान को बचा सकते हैं। शमशाद अहमद के साथ नीरजा शर्मा, समय, मुंबई। और अब बात करते हैं आईपीएल की। तो आखिरकार जीत गई दिल्ली डेयरडेविल्स। लगातार 2 हार के बाद दिल्ली डेयरडेविल्स ने पुणे वॉरियर्स इंडिया को 3 विकेट से हरा दिया। हालांकि पुणे वॉरियर्स इंडिया ने मैच में हर कदम पर बेहतरीन खेल दिखाया। खासकर कप्तान युवराज सिंह ने बल्ले से नाबाद 66 रन बनाए और गेंद से सर्वाधिक 4 विकेट झटके। जेसी राइडर ने शानदार 60 रनों की पारी खेली। पुणे वॉरियर्स इंडिया ने 5 विकेट खोकर 187 रन बनाए, लेकिन दिल्ली डेयरडेविल्स ने आखिरी लम्हों में सारे समीकरण बदल डाले। डेविड वार्नर और वीरेंद्र सहवाग ने टीम को अच्छी शुरुआत दी और आखिर में वेणुगोपाल रॉ, एरन फिंच और जेम्स हुड्स की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते दिल्ली डेयरडेविल्स ने 7 विकेट खोकर 190 रन बनाती हुई जीत दर्ज की। इसी के साथ पुणे वॉरियर्स इंडिया जीत की हैट्रिक पूरी नहीं कर सका। तो युवराज सिंह ने 66 रनों की नाबाद पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। This is effortless. Knew exactly what he wanted to do. Elevation! Watch this go into the crowd. Oh, that's massive. He's made that look easy. जेसी राइडर ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए तूफानी शुरुआत दी, लेकिन पुणे वॉरियर्स जीत की हैट्रिक पूरी नहीं कर सके। There's a man at square leg. He had to cover ground. Oh, this is effortless. Knew exactly what he wanted to do. Oh, this is effortless. Knew exactly what he wanted to do. Just a short arm jab for 6. He
made that look so easy. वहीं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ऑनिर की फिल्म आई एम का म्यूजिक लॉन्च किया गया। इस मौके पर सारे कलाकार नजर आए, लेकिन किसी वजह से नाराज राहुल बोस नदारद रहे। इस मौके से राहुल बोस नदारद दिखे। आइए जानते हैं कि क्यों है राहुल नाराज और क्यों रहे गायब इस म्यूजिक लॉन्च के मौके से। मेरे पास ऑनिर की आने वाली फिल्म आई एम, जिसने रिलीज से पहले ही जबरदस्त सुर्खियां बटोर ली हैं, जिसकी वजह फिल्म का कॉन्सेप्ट और इसके कुछ दृश्य हैं। किस बात से प्रॉब्लम? ऑनिर इस तरह की फिल्मों के लिए ही जाने जाते हैं। इससे पहले भी उन्होंने माय ब्रदर निखिल और यू एंड मी जैसी फिल्म बनाई है और इस बार वो लाए हैं एडल्ट फिल्म आई एम। मैं पसंद और तुम कौन हो? साला छक्का। इस फिल्म के म्यूजिक लॉन्च पर पहुंचे कुछ सितारे, जिनमें रहे जूही चावला और संजय सूरी, लेकिन नाराज राहुल बोस नहीं दिखे। कई दिनों से खबरें आ रही थी कि फिल्म में उनके दिए अश्लील दृश्यों को ही दिखाकर फिल्म की पब्लिसिटी की जा रही है। इस बात से राहुल बोस खासे नाराज हो गए, लेकिन जब वो इस म्यूजिक लॉन्च पर भी नजर नहीं आए तो सुनिए ऑनिर ने सफाई में क्या कहा। I think, we might have a different, opinion to the kiss, but I think it's a beautiful moment and a very, very important moment in the film. और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते हैं समय मुंबई पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।